हेलो। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अ, पता है आप लोगों की मैंने शुरू किया था आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई तो गांधी जी आज़ादी दिलाए, लेकिन कैसे दिलाएं आज़ादी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, ये बहुत ही लंबी कहानी है। इसको मैंने 1 डेढ़ घंटे आपको बताया है पहले, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है। जिनको छूट गया होगा वहाँ से जाके देख लेंगे। ठीक है। और जो लाइव है उसका तो बात ही अलग है क्या। तो होमरू लीग से आज शुरू करेंगे। ठीक है। और ये क्लास, ये पूरा जो आज़ादी की लड़ाई है, कम से कम 5 6 घंटे मुझे पढ़ाने होंगे। और मैं आज ही पूरा ख़त्म करूँगा। अभी आपको चला दूंगा, 2 घंटा हो सकता है अभी, फिर शाम में। ठीक है। आप रेडी रहिएगा, कंप्लीट आज टारगेट है कि इसको ख़त्म करना। तो अभी शुरू करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन 1916, जिसको गृह शासन आंदोलन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो 16 जून 1914 को तिलक को 6 वर्ष की लंबी सजा के बाद मांडले से पूना आए। आपको पता है जो 1908 में जो है, ठीक है, 1908 में मांडले जी को कितने बरस का जेल का सज़ा मिला था? 6 बरस के जेल का सज़ा। ठीक है, तिलक जी को। तो तिलक को मांडले भेज दिया गया था। मांडले पता है आपको कहाँ है? बर्मा में, म्यांमार में है। वहाँ से सज़ा काट के जब वो 6 साल का सज़ा काट के कंप्लीट जब पूना में आए, तो उनके नेतृत्व में जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, वो एक्टिव हो गए। और इन लोगों ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए फिर गवर्नमेंट पे दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की। ठीक है। और उनके सामने जब एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उनके सामने जो विकल्प था वो उन्होंने आयरलैंड का उदाहरण लिया। कहाँ का उदाहरण उन्होंने लिया? आयरलैंड का उदाहरण। और बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को, आज एग्ज़ाम का थोड़ा सा कहानी ऐसा हो गया कि कभी भी तारीख भी पूछ देता है, तो 28 अप्रैल 1916 को पूना में एक जगह पड़ता है बेलगाम, वहाँ पे होमरू लीग का स्थापना करने का घोषणा किया उन्होंने। तो ये होमरू लीग का स्थापना उन्होंने किस देश से प्रेरित होकर के लिया? आयरलैंड से। ठीक है। 1908 में तिलक जी को 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी, मांडले जेल भेज दिया गया था म्यांमार में। वहाँ से वो 1914 में रिटर्न आए। राष्ट्रवादी फिर एक्टिव हुए, उनको प्रेशर बनाया गया कि अब हम लोग मिल करके सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और तब जा कर के होम रूल लीग का स्थापना हो गया अप्रैल महीने में 1916 में तिलक जी का। लेकिन एक और होम रूल बनेगा। एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की ही महिला थी, भारतीय राजनीति में 1914 में उनका भी एंट्री हुआ। और इन्होंने 1915 में अपना समाचार पत्र, 2 समाचार पत्र इनका खूब परीक्षा में पूछता है। क्या पूछता है? न्यू इंडिया और कॉमन बिल। क्या है समाचार पत्र? एनी बेसेंट के समाचार पत्र का क्या नाम है? न्यू इंडिया और कॉमन बिल। मैं बार बार इसको बोलूँगा कि रट के रखिए, न्यू इंडिया और कॉमन बिल। इसके माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने की अधिकार मिलना चाहिए, सरकार बनाने का। और एनी बेसेंट ने भी अपना होम रूल बनाया, लेकिन इन्होंने बनाया सितंबर मंथ में बनाया, सितंबर 1916 में बनाया। और इन्होंने जो सितंबर 1916 में बनाया, तो जॉर्ज अरुंडेल को अपने संगठन का सचिव बनाया। किसको सचिव बनाया अपने संगठन का? जॉर्ज अरुंडेल को, जॉर्ज अरुंडेल को। और इनका जो था, जैसे पूना में बनाने का काम कौन किए? तिलक जी किए, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ये जो बनाई थी एनी बेसेंट 1916 में, दोनों का 16 में ही बना था, लेकिन उनका बना था तिलक जी का अप्रैल मंथ में और एनी बेसेंट का सितंबर मंथ में। तो एनी बेसेंट का जो बना था होम रूल, उसका मुख्यालय था अडियार, एक जगह है मद्रास में, वहाँ पे था। ठीक है। एनी बेसेंट के और भी सहयोगी थे, जो जैसे बीपी वाडिया थे, जो मद्रास में ट्रेड यूनियन की गतिविधि से जुड़े थे। और सीपी रामास्वामी अय्यर भी थे। बेसेंट का लीग देखिए, अब देखिए आपको नाम लग रहा होगा कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उनका बड़ा सा संगठन होना चाहिए। नहीं, तिलक जी का संगठन बड़ा सा नहीं हुआ। संगठन किनका बड़ा हुआ? तो बेसेंट का। एनी बेसेंट का लीग का स्वरूप जो है अखिल भारतीय था। परंतु शुरू के दिनों में, ठीक है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में थी, आपको पता है। ठीक है। और बाद में एनी बेसेंट का जो ये लीग है, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते गए।
तिलक और बेसेंट के लीग का कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। जैसे तिलक का आपको पता है महाराष्ट्र में है तो कर्नाटक वगैरह के आसपास तक हो जाएगा। और फिर मद्रास की लीग जो थी एनी बेसेंट का, उसका शाखा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, पूरे देश में फैला हुआ था। ठीक है, तो तिलक ने जो है क्या कहा था आपको पता है? उनका प्रसिद्ध नारा तिलक का कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे ले करके रहेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दे रखे थे। ये भी एक कहानी है। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये संगठन बनाने के बाद जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड का उपाधि क्या किया था? त्याग दिया था। ठीक है, तो आप देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतना ही आप जान लीजिए, इससे ज़्यादा आप नहीं जानिए। तो दोनों संगठन के बारे में जान गए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत को आज़ादी दिलाना। ठीक है, तो इतना इससे आप समझिए। आगे हम चलते हैं। अब लीग जो बन गया तो इससे जो है थोड़ा सा कुछ सवाल हो जाए फिर। जैसे 1916 में बताइए कि गरम दल दरम दल जो टूटा था तो उसका कहाँ पे हुआ था? कहाँ मिल गया था दोनों, गरम दल नरम दल? लखनऊ में। तो मेरा सवाल है कि लखनऊ में जो मिला तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? अब मिलाने के लिए तो चरण पकड़ लिया जाता है, तो अंबिका चरण मजमूदार, याद हो गया। 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, तो समझौता जो है कौन कराया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? मुस्लिम लीग भी जा करके आपको पता है जो 1916 में वेरीफाइड हो गया, और कांग्रेस ने अपने मंच से उसको एक साथ दिखाया कि मुस्लिम लीग भी एक संगठन है। इससे पहले कांग्रेस ने उसका वैल्यू नहीं दिया था। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का मुख्य योगदान था। यानी होम रूल आंदोलन चलाने वाले जो थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनका मुख्य योगदान था लखनऊ अधिवेशन कराने में। ठीक है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? दूरगामी परिणाम का निर्णय ये लिया गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के मांग को अंग्रेजों ने कब दे दिया था? 1909 में दे दिया था, मार्ले मिंटो सुधार में क्या। लेकिन कांग्रेस जो है इस चीज़ को नहीं मानती थी कि मैं मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की मांग नहीं दूंगा। कांग्रेस ने इस चीज़ को, दूरगामी परिणाम ये हुआ जो कांग्रेस ने अपने मंच पे मुस्लिम लीग को बैठा के इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया कि मैं आपका मुख्य निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है मुसलमान जातों के लिए अलग, इसको भी आज से एक्सेप्ट करता हूँ। ये दूरगामी परिणाम समझ गए। साथ में इससे भी बड़ा दूरगामी परिणाम ये होना चाहिए कि मुस्लिम पाकिस्तान अगर बना तो इस सब का नींव भी पड़ चुका था, क्योंकि मुस्लिम लीग को एक वैल्यू दिया गया कांग्रेस के मंच पे, जो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, समझ गए। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग का स्थापना कौन किए थे? ये होम रूल लीग कंसेप्ट कहा गया आयरलैंड से लिया गया ना, तो आयरलैंड में किसने किया था? तो आयरलैंड के नेता थे जिनका नाम था रेडमांड। क्या नाम था? रेडमांड। आपको पूछे कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग किसने शुरू किया, बताइए आंसर। बाल गंगाधर तिलक किए। होम रूल लीग आंदोलन को, हाँ, होम रूल लीग आंदोलन को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो गृह शासन आंदोलन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हो गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1914 से 18 चला था, तो 16 में ये हो गया था, तो क्या कहिएगा? यही होम रूल आंदोलन एक्टिव हो गया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का प्रतीक क्यों है? क्योंकि कहिएगा इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, अच्छा, तिलक और एनी बेसेंट दोनों का जो होम रूल लीग बना था 1917 में बना था ना, ये दोनों एक कब हो गया? दोनों का विलय कब हो गया? 1918 में विलय हो गया। कब विलय हो गया? 1918 में दोनों का विलय हो गया। तिलक का होम रूल कब बना था? 28 अप्रैल 1916 को। और एनी बेसेंट का कब बना था? 3 सितंबर 1916 को। और दोनों का मिलन कब हो गया? 18 को। ठीक है, 18 में मिलन हो गया। ठीक है, कामाटा गारू घटना
तो मैं अभी बताऊंगा आपका। बाबा गुरदीप सिंह से उसके बारे में बताऊंगा। कामाटागारू क्या था? एक जहाज़ था। तो बताइए, मैं बताता हूँ कि इतना सारा ही पढ़ लिए तो होम रूल से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अब हम आते हैं मोंटेग्यू की घोषणा। क्या है? क्या है मोंटेग्यू की घोषणा? आइए जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और प्रथम विश्व युद्ध में पता है कि दुनिया जो है दो धड़ों में बंट चुकी है, दो धड़ों में बंट चुकी है। एक धड़ा को कहा जाता है मित्र राष्ट्र और दूसरे को कहा जाता है धूड़ी राष्ट्र। एक को कहते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरे को कहते हैं धूड़ी राष्ट्र। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो दो धारा में दुनिया बढ़ चुकी है उसमें 1914 में पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ, तो इसमें मित्र राष्ट्र में है ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, रूस है और जापान है। कौन कौन है मित्र राष्ट्र में? ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, रूस है और जापान है। यानी आप देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 45 होगा उसमें ये जो है जापान जो है वो किसका हिस्सा है? धूड़ी राष्ट्र का हिस्सा है। यानी जापान जो है इन लोगों से लड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप देखिए जापान इनके साथ है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। ये सारे जो बाहुबली देश हैं ये क्या है? मित्र राष्ट्र है। और उधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये क्या है? धूड़ी राष्ट्र है। प्रथम विश्व युद्ध में पता है आपको कि जीत होती है मित्र राष्ट्रों की। मित्र राष्ट्रों की जीत होती है तो जर्मनी को भी बर्बाद किया जाता है, ऑस्ट्रिया हंगरी भी बर्बाद होता है और तुर्की के साथ और दुर्दशा कर दिया जाता है। तुर्की में जो खलीफा था, ठीक है, तुर्की के खलीफा मुसलमानों में जानते हैं कि उनका एक खलीफा होता है, तो खलीफा को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, खलीफा के आदेश से ही उनका सब कुछ चलता है। तो खलीफा का ख़त्म करने के लिए तुर्की के टुकड़े टुकड़े पूरी तरह से जब करने लगा ब्रिटेन, ठीक है, तो उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन। खलीफा ख़त्म होगा तो कौन आंदोलन? ख से खलीफा, ख से खिलाफत, खिलाफत आंदोलन भारत में होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं कोई? अब आपको समझ में आएगा मोंटेग्यू की घोषणा क्या है। अब सुने मोंटेग्यू की घोषणा, ये क्या है? मोंटेग्यू का घोषणा सुने ही नहीं है कभी? सुने आप लोग मोंटेग्यू की घोषणा? अभी सुनिए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। ठीक है। इधर भारत में अंग्रेजी शासन के निरंतर प्रयत्नों के बावजूद भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त नहीं हो सका था। तो गरम दल और नरम दल के संयुक्त हो जाने के पश्चात कांग्रेस की स्वशासन की मांग तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हो जाने से भी ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये गरम दल नरम दल भी एक हो गए और संजोग से देखिए ये मुस्लिम लीग भी बैठ करके इसमें अब शामिल हो गया, अब तो ये तीनों मिलकर मेरा हालत ख़राब कर देगा। और उधर भले ही मित्र राष्ट्रों की जीत हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, लेकिन दुर्दशा तो हो गया है, क्योंकि इतनी मार मारा है जर्मनी, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतनी बर्बादी हुई है। जीत के बाद भी पैसा तो खर्च हुआ होता है ना, तो ब्रिटेन की स्थिति खराब है। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। उन्होंने भारतीय जनता को सांत्वना देने के लिए एक व्यक्ति को भारत सचिव नियुक्त किया जिनका नाम था एडविन मोंटेग्यू। क्या अब ये आपको मोंटेग्यू की घोषणा के कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है? बताइए। एडविन मोंटेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया और मोंटेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता था। ब्रिटिश संसद में मोंटेग्यू ने कहा कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है। यानी स्वशासन की मांग जो भारतीय लोग कर रहे हैं ये उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तरदायित्व तो संभालने और आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए। ये बात कौन बोला था? मोंटेग्यू बोला था, जिसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने उस समय क्या किया था? नियुक्त किया था भारत सचिव। ठीक है। तो यही जो घोषणा हुई थी भारत मंत्री मोंटेग्यू ने, जो ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 को। अब देखते हैं अगस्त कंसेप्ट में क्या क्या आता है। तो अगस्त कंसेप्ट में गांधी जी, अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त में गांधी जी किए थे आज़ादी का घोषणा, वो आता है। और एक अगस्त कंसेप्ट में, अगस्त महीने से 3-4 कहानी है आज़ादी की लड़ाई में, तो अगस्त कंसेप्ट में एक 20 अगस्त 1917 मोंटेग्यू की घोषणा आती है। तो सम्राट की सरकार की नीति है कि शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए और भारत में ब्रिटिश स्वशासित संस्थानों का क्रमिक विकास हो। ठीक है। तो यही कहानी है मोंटेग्यू की घोषणा। समझ गए? इस आधार पर 1919 के सुधारों की योजना की नींव डाली गई। अब पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया? 1918 में।
तो मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहने का काम किया, ठीक है, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल कहा। मान लिए कि भारतीयों को खुश करने के लिए, ताकि भारतीय ये तीनों जो मिल गए हैं, गरम दल, नरम दल और ईस्ट इंडिया गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों जो मिल गए हैं, ये तीनों मिल के कहीं कयामत ना ला दे, इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने कहा कि मैं एडविन मॉन्टेग्यू को भारत सचिव बना रहा हूँ, यानी भारत का मंत्री बना रहा हूँ। और मॉन्टेग्यू भारतीयों का समर्थक था, ठीक है, भारतीयों का मॉन्टेग्यू समर्थक था। इसने खुद कहा ब्रिटेन के संसद में कि शिक्षित भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है, स्वशासन की मांग, और उन्हें उत्तरदायित्व संभालने और अवसर का मौका मिलना चाहिए। तो इस पे जो कांग्रेस में जो दो धारा था, एक था उदारवादी, एक था उग्रवादी। उदारवादी सोचता था कि मुझे आज़ादी व आज़ादी बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कांग्रेस का क्या सोचता कि मुझे ज़्यादा आज़ादी व आज़ादी का टेंशन नहीं है, मुझे जो है अंग्रेज़ों के अधीन ही रह करके अपनी सरकार बना लेना है, स्वशासन करना है, लेकिन पूरी तरह से आज़ादी नहीं चाहिए। और वहीं जो गरम दल वाले थे वो बोलते थे कि बम मार देंगे, गोली मार देंगे, लेकिन आज़ादी दो, पूरी तरह से आज़ादी दो, ठीक है। तो देखिए इतनी छोटी सी घोषणा पर ही सबसे ज़्यादा खुश कौन हो जाएगा, उदारवादी कि उग्रवादी? उदारवादी खुश हो जाएगा, झूमने लगेगा। तो उदारवादी कौन है, उदारवादी कौन है बताइए? उदारवादी बोलते हैं यही जो कुछ नेतागण है, मैं आपका नाम बताऊंगा, तो उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। पूछेगा जो मॉन्टेग्यू के घोषणा को, किस घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, आपके कहिए कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा कोई कांटा वगैरह नहीं है जो चुभ जाता है। मैग्ना कार्टा उसको कहते हैं ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों के मांग के लेकर के जो अधिकार लोगों को मिला था, जनता में जो खुशी आई थी, उसी को ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसको उदारवादियों ने क्या कहा, भारत का मैग्ना कार्टा। और वहीं बाल गंगाधर तिलक क्या बोले, सूर्य विहीन उषा काल कहें। क्या आपके समझ में आ रहा है? ठीक है। और सरकार एक और जहां मॉन्टेग्यू घोषणा द्वारा भारतीयों के समक्ष राजनीतिक उदारता का परिचय दे रही थी, तो वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का, देख रहे हैं, एक तो राजनीतिक उदारता का परिचय दिया और दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इतना प्रेम है या प्रेम झलक गया? क्या किया? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसे काला कानून कहकर भारतीयों ने विरोध किया। और इस विरोध की चरम परिणति आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपने समझा गृह शासन आंदोलन, और साथ में आपने देखा मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 क्या है इसके बारे में।